शुरू करें क्लास, अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ऑल राइट, वेरी गुड, एवरीवन इज रेडी। तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में, याद है? कर लिए नहीं करे? कर लिए। ये पहला क्वेश्चन था। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? क्या आंसर आएगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आंसर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया आंसर। सिंपल ही है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा वेरिएबल्स में काम करना पड़ेगा। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। बस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला सही से यूज करना है। आंसर शुड बी सी। सी आया बच्चों आंसर, है ना? नमस्ते नमस्ते। चलो तो मैं बता देता हूँ सी कैसे आएगा। जिन जिन को डाउट है वो लोग देख लो इसको। आई एक्सप्लेन दिस। मैं बता देता हूँ बच्चों कैसा होगा। आदि बेटा अपन इसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है? लिखो जल्दी, लिखो नहीं, पहले सुन लो उसके बाद लिख लेना। वेरी गुड बच्चों, जिन लोगों का सही आंसर आ गया बहुत ही बढ़िया है। जिनका नहीं आया बच्चों, एक सेकंड देख लो इधर स्क्रीन पे, अभी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। लैम्डा नॉट एंड लैम्डा आर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये थ्रेशोल्ड है, यानी कि ये फाई निकालने के काम आएगी, और ये अपनी इंसिडेंट है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। लिखा था या नहीं लिखा था, ये बताओ। लिखा था या नहीं? अब इसमें क्या करना है, इसको लैम्डा के टर्म्स में चलाना है अपने को। तो लैम्डा के टर्म्स में मतलब क्या हो गया? इसको लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ऑल राइट, we'll write this as hc by lambda upon hc by lambda naught. पलक बेटा वॉइस क्लियर तो होनी चाहिए बच्चों। वॉइस क्लियर है या नहीं है? आई थिंक वॉइस शुड बी क्लियर। हाँ मतलब गुड। ओके, अब इसमें क्या पूछा है तुमसे आगे? देखो इधर स्क्रीन पे, देखो जल्दी से, देखो आ जाओ। आगे क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज। वेलोसिटी पूछी है अपने से। अच्छा, इस फॉर्मूले में तो वेलोसिटी कहीं दिख रही है क्या? इस फॉर्मूले में कहीं वेलोसिटी दिख रही है क्या आपको? अभी यहाँ पे कहीं वेलोसिटी है क्या? नहीं है। लेकिन हमको ये पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये अपने को पता होना चाहिए, जिसमें वेलोसिटी आएगी, राइट? तो यही बच्चों एक चीज आपको अलग से देखनी थी कि काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे आप हाफ एम वी स्क्वायर विच इज एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। वेलोसिटी पूछी हुई थी, इसको रीअरेंज करके वेलोसिटी निकाल लेते, इससे डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों 2 इंटू एच सी बाय एम अपन ने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट रीअरेंज कर दिया, ठीक है? ये 2 ऊपर चला गया, m नीचे आ गया, एच सी और एच सी को बाहर ले आए हम, तो 2 इंटू एच सी बाय एम बाहर आ गया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अब बस आपका आंसर यही आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एच सी बाय एम लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। अंडर रूट कर दो इसको, रूट ले लो दोनों तरफ, तो यू गेट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एच सी बाय एम इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। आया बच्चों? सिंपल था ना? मुश्किल नहीं था। जिन लोगों का आंसर नहीं आया उनको भी अब लग रहा होगा यार सिंपल सवाल था, हम बस थोड़ा सा परस्यू कर लेते तो हो जाता। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? चलो अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल 6। इसका आंसर डी। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर डी आया सबका? डी आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल आंसर शुड बी डी। आंसर जो है वो डी है, ठीक है?
कैसे करेंगे ये भी बता दूं? आ जाओ देखो चलो। यहाँ पे क्या बोला है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाली, एक बार न्यू वन डाला, एक बार न्यू टू डाला, ओके, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और ये बोला है कि न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू if maximum kinetic energy of the photoelectrons in the two cases are in the ratio 1:k। तो दोनों की kinetic energy निकाली, 1 की और 2 की, और ये रेशियो 1/k है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी, यानी पता क्या करना है? न्यू नॉट पता करना है, न्यू नॉट ही पता करना है ना। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लिखना था, जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। उसको भी समझेंगे सोहेल बेटा, वो अभी राइट नाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर सवाल नहीं दिया मैंने। उसको कभी अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो कर लेंगे। लिख लिया? चलो आ जाओ बच्चों। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, वही सेम फॉर्मूला है अपने पास, उसको दो बार अप्लाई करना है। काइनेटिक एनर्जी 1 निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी 2 निकालनी है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट। इसी तरीके से जलज बेटा पेजेस तो आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि सब लोग अलग अलग लिखते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। आप थोड़े पेजेस छोड़ दो, 5-6 तो छोड़ दो। और बच्चों ke2 इज इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को, अगर इतना आ गया तो फिर तो अब कुछ बचा नहीं है सवाल में, बस इसको रीअरेंज करके सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। अब हमको क्वेश्चन में बोला था कि रेशियो जो है वो 1/k है, यानी कि ke2 अपॉन ke1 जो है वो 1/k है। अच्छा, ke2/ke1 क्यों लिया है? क्योंकि हमें बोला था कि न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। ये बात समझ आती है? आती है ना बेटा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जिसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, तो बस अब वैल्यू रख देते हैं उठा के अपन। यहाँ पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी 1 है, उसको यहाँ रख दो, काइनेटिक एनर्जी 2 है, उसको यहाँ रख दो, और ये 1/k के इक्वल कर दो और रीअरेंज कर दो। तो यू हैव एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/k। एक काम करते हैं, एच कॉमन निकाल के काट देते हैं अपन लोग। तो यहाँ से एच को कॉमन ले लेते हैं, यू हैव एच इंटू न्यू टू माइनस न्यू नॉट अपॉन एच इंटू न्यू वन माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/k। ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा और इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपन लोग। तो k उधर चला गया, तो k न्यू टू माइनस k न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू वन माइनस न्यू नॉट। अब इस न्यू नॉट को दूसरी साइड ले जाओ तो यू गेट k न्यू टू माइनस न्यू वन इज इक्वल्स टू k न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, या आपको मिल गया k न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन, इधर से न्यू नॉट कॉमन निकाल लो बच्चों, इधर से न्यू नॉट कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा k माइनस वन इंटू न्यू नॉट। इस k माइनस वन को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो तो इसको नीचे ले गए, यू गेट k माइनस वन इज इक्वल्स टू न्यू नॉट। यही अपने से पूछा था, दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड, यही पूछा था। सी कहाँ आ रहा है बेटा? डी आ रहा है ना? अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, के न्यू टू माइनस न्यू वन आ रहा है ना? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? लेट मी चेक, के न्यू टू माइनस न्यू वन आएगा, हाँ बच्चों, के न्यू टू माइनस न्यू वन आएगा, मैंने उल्टा कर दिया रेशियो में। ये आंसर सही है। ये जो है न्यू टू माइनस न्यू वन आएगा, यहाँ पे न्यू वन है वो मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। सी आएगा, आंसर इज सी। कितने लोगों का सी आया था? कितने लोगों का सी आया था? अरे सी भी नहीं, एक सेकंड, रेशो पूरा देखने दो ना यार, नीचे भी तो अलग है।
k-1 आएगा, c नहीं आएगा बच्चों, रुक जाओ, ऑप्शन ध्यान से देखने दो। दिस इज k न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन k-1, तो k न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन k-1, हाँ b आएगा, सॉरी b इज द आंसर, नॉट d, b आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेक करने हैं अपने को। किस किस का आया था b? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। हर्ष बेटा ये थोड़ी बोल रहे हैं कि लेस देन 1 है, हम तो ये कह रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, बस इतना कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझ सबको? चलो बच्चों, तो इसके आगे अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट मी स्विच ओवर टू द नेटवर्क। द इंटरनेट इज वर्किंग फाइन नाउ, तो आई एम स्विचिंग ओवर टू अ बेटर नेटवर्क। देयर माइट बी अ पॉज फॉर अ मिनट, तो 1 मिनट रुक जाना सब लोग, ठीक है? ठीक है, ओके बच्चों, तो वी आर बैक ऑन आवर प्रॉपर नेटवर्क, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, पढ़े आगे नए टॉपिक पे बच्चों, लेट्स मूव अहेड। ओके, चलो, तो ये हम लोगों ने कल क्वेश्चन दिए, मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशंस हैं, लिख लिए सब लोगों ने? ओके, इसके आगे बच्चों अपन लोगों ने कुछ पोस्टुलेट्स लिखना शुरू किए थे। हम लोगों ने 3 पोस्टुलेट्स लिख लिए थे, लिखे थे, यहां तक लिख लिया था सबने? इसके आगे बच्चों एक पोस्टुलेट और है, फिर हम कुछ फॉर्मुलेस डिराइव करेंगे बोज मॉडल के लिए। वील डिराइव अ फ्यू फॉर्मुलेस एंड वील डू सम न्यूमेरिकल्स। आप लोगों ने क्लास 9 10th में बोज मॉडल पे कोई फॉर्मूले नहीं अप्लाई किए होंगे, तुमने बोज मॉडल के फॉर्मूले नहीं अप्लाई किए थे, तुमने पढ़े नहीं थे फॉर्मूलेस। बोज मॉडल तुमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना सबने बोज मॉडल? हाँ, तो बोज मॉडल पढ़ा है बट उसके फॉर्मूले नहीं पढ़े, ये अपन अभी पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो लिखो 4th पॉइंट, यहां तक लिख लिया था सबने? 4th पॉइंट आ जाओ, राइट डाउन 4th पॉइंट। ड्यूरिंग revolution during revolutions around the nucleus during revolutions around the nucleus, the electron does not emit any energy. The electron does not emit any energy. Full stop. It emits radiation only when it emits radiation only when
it emits radiation only when it makes a transition from only when it makes a transition from higher energy level to a lower energy level. From a higher energy level to a lower energy level, तभी एमिट करेगा सिर्फ जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, वरना एमिट नहीं करेगा. तो मैक्सवेल की थ्योरी को वायलेट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि एमिट करेगा लेकिन हमेशा नहीं करेगा. मैक्सवेल की थ्योरी के समय तक क्वांटाइजेशन पता नहीं था ना अपने को, तो मैक्सवेल कहता था कि कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अपन ने क्वांटम थ्योरी पढ़ ली है ना, तो अपन ने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब रिलीज करेगा तो एक फोटोन की ही कर सकता है. ठीक है, एक फोटोन की ही कर सकता है, एक फोटोन से कम की एनर्जी नहीं रिलीज कर सकता. अब एक फोटोन की एनर्जी रिलीज करेगा तो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एक बार में एक फोटोन की रिलीज होगी. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एनर्जी लेवल n2 से किसी लोअर एनर्जी लेवल n1 पे जंप करेगा तो इट विल रिलीज अ फोटोन, एनर्जी रिलीज्ड. और एनर्जी रिलीज्ड जो होगी, अच्छा ये बताओ, पहले वो एनर्जी लेवल E2 पे था, अब E1 पे है, ये हायर था ये लोअर था? हायर था और ये लोअर था, हायर से लोअर गया, तो डिफरेंस कितना आएगा एनर्जी का, या रिलीज कितनी आएगी, वैल्यू क्या लिखेंगे? E2 माइनस E1. ये बात समझ में आती है ना सबको? दिस विल बी डायरेक्टली E2 माइनस E1. जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल E2 से कूदेगा और नीचे E1 तक आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी बच्चों. E2 माइनस E1 विल बी एनर्जी रिलीज्ड. ये बात समझ में आई? इसको हम लिख देंगे डेल्टा ई. डेल्टा ई. और फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा ई के बराबर होगी या नहीं होगी? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा, फोटोन निकालेगा, तो ये फोटोन की एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी, है ना. तो इसको हम ये भी लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड. दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड. ये डायग्राम बनाना है, ये डिटेल्स लिखनी है बच्चों आपको, क्योंकि इनको आगे चल के अपन स्पेक्ट्रम में यूज करेंगे. ये डायग्राम बनाना है और ये सब कुछ लिखना है आपको एज इट इज. जल्दी लिखो. ट्रांजिशन कब होगा ये मैं समझाऊंगा बच्चों. ये ट्रांजिशंस कब होंगे, कैसे होंगे, इन पे कैलकुलेशन भी करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला भी निकालेंगे, सब करेंगे, बट वन बाय वन, वन स्टेप एट अ टाइम. बेटा N2 N1 तो शेल्स हैं, दीज आर शेल. शेल पढ़े ना बोर के मॉडल में आपने? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, लिख लिया? लिखा या नहीं लिखा? फोटोन क्यों निकला? तो एनर्जी रिलीज करता है ना फोटोन के फॉर्म में. एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. सब समझेंगे. चलो, ये तो हो गए पोस्टुलेट्स. अब इन पोस्टुलेट्स की मदद से हम, आपने क्या पढ़ा था क्लास 9 तक? आपने शेल्स तक पढ़े थे, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पढ़ा था और आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था. आपने कुछ कैलकुलेशंस नहीं करे थे. अब क्या करेंगे, हम इससे आगे बढ़ते हैं. हम शेल्स के रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना सीखेंगे अब, जो आप लोगों ने क्लास 9 में नहीं पढ़ा था. तो उसमें अगली हेडिंग लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ
रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ये अब हम करेंगे। लिख लिया सबने? चलो, तो हमको क्या क्या पता है बच्चों? व्हाट डू वी नो? बोर्स के पोस्टुलेट से हमको क्या क्या पता है? पहली बात तो हमको ये पता है कि एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये पता था हमको। पहला एक पॉइंट हमने निकाला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने निकाला था। दूसरी बात हमको क्या पता है? सेकेंड थिंग व्हाट वी नो इज कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये दो चीजें पता है अपने को। अब इन दोनों की मदद से अपन क्या करेंगे? अपन रेडियस पता करेंगे, जिसमें वेरिएबल्स हटा देंगे, सिर्फ कुछ कांस्टेंट बचेंगे, और अगर अपने को एटॉमिक नंबर पता हो और शेल नंबर पता हो तो उसका रेडियस अपन बता पाए। अब कैसे बताएंगे देखो। तो इस इक्वेशन को अगर अपन रीअरेंज कर दें, सेकेंड इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन एम वी आ जाएगा। ये एम वी को अपन उठा के इस तरफ ले गए, ठीक है? तो अपने को ये इक्वेशन मिली, मिल गई। अब इसमें क्या करते हैं? v को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग v इन इक्वेशन 1, तो एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करो जरा तुम। ये v की वैल्यू उठा के इसमें रखो और r का एक फॉर्मूला बताओ, बनाओ क्या बन के आएगा फॉर्मूला r का। वैसे तो इसमें ये r से r कट जाएगा, है ना? करो जरा सॉल्व इसको। और यहाँ पे ये एम आर, हाँ अपन लोग v नीचे ले गए हैं बच्चों, यहाँ पे एम आर कर देना इसको। ये एम आर आएगा। अपन लोगों ने यहाँ पे v बचा लिया है, एम आर को उधर ले गए थे, तो यहाँ एम आर कर देना ध्यान से, ठीक है? इसको करेक्ट कर लेना। तो सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करके बताओ। सब्स्टिट्यूट दिस एंड कैलकुलेट। आई एम वेटिंग फॉर योर कैलकुलेशंस। करो जरा सब्स्टिट्यूशन के बाद कैलकुलेशन। डू दिस।
ऐसा कुछ आया? है ना, ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्यों सेपरेट कर दिया इसको। देखो मैं बताता हूँ क्यों सेपरेट किया है। इसमें हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, n इज शेल नंबर। ठीक है बच्चों, n जो है वो शेल नंबर है। समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ, सुनो तो सही। ई स्क्वायर और रह गया है, हाँ ई स्क्वायर अपन लिखना रहे भूल गए हैं, तो यहाँ ई स्क्वायर और डाल देना। ठीक है, देखो इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे n इज शेल नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट है। ये सब क्या है, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स। ये बात समझ आती है, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको क्या काम आएगा ज्यादा, मैं वो बता देता हूँ। इस सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट इन कर देंगे, इन सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट इन कर देंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स। हमको क्या मिल गया, r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में रेडियस का फॉर्मूला बन के आ गया। ये आपको याद रखना है, ये काम आएगा। या इसको कुछ जगह ऐसा भी लिखा जाता है, r इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, where r is equals to 0.529, r naught is equals to 0.529। के बेटा कांस्टेंट है, पिछली क्लास में बताया था मैंने कि k इज योर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आती है। वो आपको अभी रटने की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ गया। इसमें पता क्या चल रहा है हमको, शेल नंबर जितना बड़ा होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा, होगा या नहीं, और एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना छोटा होगा। ये बात समझ आती है। तो इस फॉर्मूले को लिख लिया सब लोगों ने। मैं एक क्वेश्चन दे दूं, नहीं लिखा जल्दी से लिख लो, लिख लो जल्दी से लिख लो, लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूं, लिख लो बच्चों, आई एम गिविंग यू टाइम, नोट इट डाउन। आदित्य बेटा फॉर्मूला कैसे फॉर्म हो, पूरी स्क्रीन पे तो फॉर्मूला का फॉर्मेशन ही लिखा है, बोर के पोस्टलेट्स यूज करके फॉर्म कर दिया। जल्दी लिखो, इतना लिखो, मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। बेटा यूनिट एंगस्ट्रॉम में थोड़ी आई है, वो तो 10 की पावर -10 में आता है, उसको अपन ने लिख दिया एंगस्ट्रॉम। यूनिट तो मीटर में आएगी, उसको कन्वर्ट कर दिया है, सब तुम्हारी मेहनत बचा दी है उनने। भाई तुम्हारी मेहनत सारी बचा दी है, ठीक है, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनने मीटर को भी कन्वर्ट करके दे दी तुम्हें एंगस्ट्रॉम में। बाकी सब कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर दिया, उनकी वैल्यू रख दी। ई की वैल्यू 2.7 नहीं होती बेटा, ई की वैल्यू लिखवाई थी 1.6 इंटू 10⁻19 होती है कूलम्स में। वो सारी वैल्यूज उन्होंने रख के वैल्यू बता दी है तुमको, लिख लिया सबने। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बाकी तो डेराइव हो जाएगा। लिख लो। वैसे मतलब तुमसे डेरिवेशन पूछा नहीं जाता जनरली, इट्स नॉट टफ, इट्स इजी। सिर्फ हो सकता है तुमको टर्म्स बहुत सारे दिख रहे हों, वो भी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लोगे तो टर्म्स सब आसान लगने लगेंगे। इट्स नॉट टफ। लिख लिया? अगर लिख लिया तो मैं क्वेश्चन दे दूं। चलो तो पहला क्वेश्चन रेडियस के ऊपर, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बोर के पोस्टलेट्स पे भी पूछूंगा मैं, क्योंकि बोर के पोस्टलेट्स पे क्वेश्चन नहीं दिए अभी मैंने। लिखो क्वेश्चन बच्चों। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैलकुलेट कैलकुलेट हाँ विभव बेटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ
of first radius of hydrogen to first radius of sorry, helium plus. Calculate the ratio of first radius of hydrogen to first radius of helium plus. कितना आएगा? शुभांश बेटा गड़बड़ है थोड़ा. बच्चों n और z की वैल्यू रखोगे फॉर्मूले में तो सही से आ जाएगा. n और z निकालना है बस. अच्छा, रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखोगे? आर नॉट इन टू एन. क्या लोगे? एन क्या लोगे जरा बताओ? 1. तो 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन जेड. क्या लोगे? जेड क्या लोगे हाइड्रोजन के लिए? 1. ठीक है, ऐसे ही रेडियस 1 ऑफ हीलियम प्लस आर नॉट इन टू एन. क्या लेंगे अपन? एन क्या लेंगे बच्चों? 1. जेड क्या लेंगे? 2. तो ये 1 हो गई इक्वेशन, ये हो गई 2. इनका रेशियो चाहिए तो R1 ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R1 ऑफ हीलियम प्लस कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दो. R0 अपॉन R0 बाई 2. तो ये R0 से R0 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2:1. यही आएगा आंसर. समझ में आया कैसे यूज करना है फॉर्मूला? N इज शेल नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर. हीलियम पे +1 क्यों लिखा है? क्योंकि बोर का मॉडल जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है. जहां पे तुमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, यहाँ लिख लो अगर नहीं पता है तो. N इज शेल नंबर, Z is atomic number and this या बोर्स मॉडल नोट करके लिख लो. वैसे तो मैंने पहले बता दिया था बट फिर से बता देता हूं नोट करके. बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही लेना पड़ेगा. n बाय डिफॉल्ट 1 नहीं है बेटा. n बाय डिफॉल्ट 1 क्यों होगा? क्वेश्चन जो बोलेगा वो करेंगे ना. क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट शेल तो n की वैल्यू 1. क्वेश्चन बोलता है सेकंड शेल तो बोलते हैं n की वैल्यू 2. लिख लो इसको. और बताता हूँ बिना एग्जांपल के, आपको पूरी चीजें क्लियर नहीं होंगी. क्लियर मतलब समझ में आ जाता है बट एप्लीकेशन नहीं क्लियर होता है. लिख लिया सबने? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती है? क्या होंगी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बच्चों? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो. ग्रुप 1 नहीं, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो. हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस. ठीक है. नियॉन का 9 प्लस. इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहेंगे. लिखा? एक और क्वेश्चन दे दूं? आ जाओ एक और सवाल करते हैं रेडियस के ऊपर. क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस. रेशियो ऑफ रेडियस कर देना बेटा उसको. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस of second excited state of helium plus to first excited state of lithium 2 plus ions. Calculate the ratio of radius of second excited state of helium plus to first excited state of lithium 2 plus ions. निकालो, कैलकुलेट करो.
कॉस्ट तो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। कितना आएगा रेशो, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। 3:2 नहीं आएगा। एक काम करो, पहले तुम N1Z1 N2Z2 लिखो जरा। 3:2 नहीं आएगा बच्चों। नहीं प्रथमेश, 27/4 भी नहीं आएगा। कुछ कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। हिंट दे देता हूं, 27 अपॉन समथिंग आएगा। कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, 27 अपॉन समथिंग आएगा। इनफैक्ट और एक हिंट दे देता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर परफेक्ट क्यूब्स हैं, किन्हीं दो नंबरों के परफेक्ट क्यूब्स हैं। सॉल्व करूं क्या, बताऊं आंसर? चलो ट्राई तो तुमने सबने कर लिया है, सिंपल ही है बच्चों। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता है नहीं पता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता है नहीं पता है? ओके, तो मुझे बतानी पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है चलो मैं बता देता हूं। एक्साइटेड स्टेट्स में भी लिखवा दूंगा आपको, डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। अभी यहीं पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक्साइटेड स्टेट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, चलो मैं पहले बता देता हूं एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद फिर आपसे आंसर पूछूंगा। सुन लो जिनको नहीं पता है। मान लो आपको शेल दे रखा है, शेल नंबर, और उसकी स्टेट पूछी है, ठीक है? तो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो कौन से शेल में रहेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है तो कौन से शेल में रहेगा? पहले शेल में। तो शेल नंबर 1 इसको कहते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट, ठीक है? जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कूद के, क्यों कूदा, कैसे जाएगा, ये सब बाद में बात करेंगे, समझाऊंगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन कूद के आगे जाता है शेल नंबर 2 में, तो ये एक जंप किया इसने, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर शेल नंबर 3 में गया तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहेंगे इसको? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना? दिस विल बी नोन एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। शेल नंबर 4 को क्या कहेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे चलते 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 मान लो किसी nth शेल में है, किसी nth शेल में है, तो उसको कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहेंगे? n-1, n-1 nth एक्साइटेड स्टेट। ऑलराइट, समझ में आया सबको? तो एक्साइटेड स्टेट अगर पता हो तो शेल नंबर क्या हो जाएगा? उससे एक ज्यादा। शेल नंबर इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट +1, ठीक है? शेल नंबर इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट +1। अब करो, अब शायद तुमसे हो जाए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम इन्फिनिटी मान सकते हैं शेल को अपन, कूदते कूदते इन्फाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है? 1 2 3 4 कूदाते 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 इन्फाइनाइट तक पहुंचा सकते हैं। ये सब बातें करेंगे अपन। अब शायद आंसर आ जाएगा बच्चों, अब आ जाना चाहिए सबका आंसर। अब मुश्किल नहीं है। अब आपको बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो हीलियम प्लस का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट
और लिथियम 2+ का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि Z1 कितना आ गया बच्चों? हीलियम का Z कितना लिखेंगे? 2। अच्छा, और N1 कितना आ गया? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो शेल नंबर क्या आएगा? 3। ऐसे ही इधर Z2, लिथियम का Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का? 3। और शेल नंबर क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो शेल नंबर क्या है? 2। तो R1 कितना आएगा? R0 इंटू एन स्क्वायर इज 9 अपॉन Z इज 2। और R2 कितना आएगा? R0 इंटू एन स्क्वायर इज 4 अपॉन Z इज 3। पूछा किसका किसका रेशियो है? R1 बाय R2 पूछा है? R1 बाय R2 ही पूछा है, हाँ या ना? जल्दी। Therefore R of helium plus upon R of lithium 2 plus यानी R1 by R2 is equals to R0 9 by 2 upon R0 4 by 3। R0 से R0 कैंसिल हो गया। 9 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 कितना आएगा? ये कितना आएगा? 27/8। तो क्वेश्चन बच्चों सिंपल ही होंगे, बस आपको एन और जेड पता करना है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन और जेड निकालना आना चाहिए। अरे बेटा 3 शेल क्यों नहीं हो सकते? टफ क्वेश्चंस तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अपन उन पे भी आएंगे, बट वो मिक्स करने के बाद, जब रेडियस के साथ एनर्जी और वेलोसिटी आ जाएगी तब क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये शेल कैसे, तो ये हाइड्रोजन है मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, ये इसका शेल 1, ये शेल 2, ये शेल 3, ये शेल 4, और ऐसे और बढ़ते जाएंगे। सुन लो जो बच्चों को डाउट था, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में है ना? अभी तुम इसको एनर्जी दे दो, तो तुम्हें वो एग्जांपल याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हें बताया था कि इसको यहाँ से बाहर जाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तो ये बाहर आ जाएगा, याद है? हाँ, अभी मानो बाहर नहीं निकाल रहे, तुम्हें ये पता है कि इस लेवल से इस लेवल जाने पे लगती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इससे इस पे जाने पे लगती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे इस पे जाने पे लगती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो वैसे तो ये आगे पढ़ा था, लेकिन अब तुम लोगों को डाउट आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 10 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दे दूं, तो ये n=1 से कहाँ चला जाएगा? ये शेल नंबर 1 था, फिर ये 2 है, ये 3 और ये 4, तो 1 से जंप करके कहाँ जाएगा? ये 2 पर आ जाएगा। भाई इसको इतनी एनर्जी चाहिए थी ऊपर आने के लिए, उतनी मिल गई तो ऊपर आ गया। ठीक है। अभी 5 की जगह मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डाली होती, तो ये कूद के कहाँ जाता? 1 से कूद के 3 पे आ जाता। ठीक है। अब 8 की जगह मैंने एक 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दी होती, तो ये 5, ये 3 और ये 1, 5, 3 और 1, तो कहाँ जाता? ये 4 पे आ जाता। ठीक है। बिल्कुल, तो लोअर एक्स लेवल से हायर लेवल पे जाना, एनर्जी बढ़ना, इज जंपिंग। तो ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन को जब कोई एनर्जी नहीं दे रहा होता तो वो यहीं रहता है, यहीं घूमता रहता है, सबसे नीचे कम एनर्जी पे घूमता रहता है। लेकिन अगर कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए जितनी चाहिए, तो ये कूद के ऊपर वाले लेवल में घूमने लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद एनर्जी रिलीज करके नीचे कूद के आ जाएगा। ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये स्पेक्ट्रम में अपन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाता है, नीचे कब आता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, ये सब चीजें करेंगे। ठीक है। बोर के एटम में शेल स्कोप प्लेनर होना जरूरी है बेटा, बोर के मॉडल में शेल स्कोप प्लेनर होना जरूरी है, अगला शेल ऐसा बन जाएगा। ये शेल्स हैं। ठीक। और ये याद रखो, बोर का मॉडल हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा पे अप्लाई नहीं करेंगे।
चलो अभी तो क्लियर है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इनको अपन ऑर्बिट कहते हैं। चलो आगे और सवाल करते हैं बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स पे। एंगुलर मोमेंटम पे सवाल नहीं दिया मैंने अभी, एंगुलर मोमेंटम का सवाल लिखो, लिखो सवाल, क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का सवाल लिखो, फिर अपन वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या नोट करना है, ये नोट तो कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, देखो वैसे तो आई वुड अवॉइड दीज क्वेश्चंस हियर, क्योंकि मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अब देखो जैसे अब कुछ लोगों का कहना है कि सर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल होगा, ऐसा शेल तो क्या है, शेल इज एन एनर्जी लेवल। जैसे घर की मंजिलें होती है ना, घर की मंजिलें होती है कि नहीं होती, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। अब ये मान लो इनफाइनाइट मंजिलें हैं और एक ही व्यक्ति रह रहा है, तो नॉर्मली तो वो यही रहता है नीचे, सबसे नीचे। ठीक है, यही रहता रहता है। लेकिन अगर उसे सेकंड फ्लोर तक जाने की एनर्जी मिल जाए तो चला जाएगा सेकंड फ्लोर। अब वो नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऊपर फ्लोर एग्जिस्ट कर नहीं सकता। एनर्जी लेवल है, दीज आर ऑल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। अर्पित बेटा, तुम्हारे इसी सवाल के लिए मैंने बोला था कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बात करेंगे अपन, नोबल गैसेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करेंगे बोर के मॉडल में। तुम अपना पुराना जो ज्ञान है उसको यहाँ मत अप्लाई करोगे। सर बोर के मॉडल को तो हमने नोबल गैसेस पे भी अप्लाई किया था, हमने सब जगह अप्लाई किया था, वैलेंसी निकाली थी, उससे नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। अभी हमको ये पता चल गया, तब तो मैं नहीं कहा गया था कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब तो मैं बोल दिया गया है कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यानी कि बोर के मॉडल पे जो भी कैलकुलेशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी एटम के लिए होंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ यानी कि बोर का मॉडल हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉडल गलत है। अभी कुछ दिनों बाद तो मैं बता दूंगा कि एटम ऐसा दिखता ही नहीं है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद बताऊंगा। ठीक है, तो एटम कैसा दिखता है, क्या होता है, वो सब करेंगे। अभी के लिए ये गलत है, अभी के लिए गलत है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सब सही है। कैलकुलेशन ये कर रहा है, वो वैल्यू वैल्यू सब निकालेंगे अपन, कैलकुलेशन करेंगे, सवाल करेंगे। एटम लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, एटम कैसा दिखेगा ये अपन बात करेंगे अगले मॉडल पे। ओके, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे इस पे, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। आ जाओ सवाल लिखो, तुम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो। एटम्स इससे नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये सच नहीं, मतलब सही नहीं है, सब कुछ नहीं बता पाएगा ये एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में सब कुछ हम बताएंगे अगले मॉडल से। लिखो सवाल, व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बहुत स्पीड स्लो कर लेते हो तुम रैंडम क्वेश्चंस के चक्कर में, थोड़ा जल्दी करेंगे काम अपन, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे आज अपन। व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जल्दी लिखने में हैंडराइटिंग खराब आती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from fourth energy level to second energy level in a hydrogen like species. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। बोर के पोस्टुलेट्स पढ़ना जरा, पिटाई खाओगे। आंसर in terms of H N and H, N और H के टर्म्स में आंसर बताना है। मतलब N और H के साथ कुछ और आ सकता है, बट वेरिएबल्स N और H, मतलब टर्म्स जो हैं वो N और H रहेंगे, उनके सिवा कुछ और भी आ सकता है। तो तुम्हें बताना है, पोस्टलेट्स पढ़ो जरा, इसलिए सवाल करा रहा हूँ कि अभी से भूल गए एंगुलर मोमेंटम क्या था।
सवाल नहीं कराओ तो तुम तो क्या करोगे? नहीं, पाई को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, पाई के टर्म्स बता सकते हो। हाँ भाई, तो फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल यानी एन की वैल्यू क्या है? 4। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला है, फोर्थ एनर्जी लेवल बोला है, फोर्थ शेल, तो इनकी वैल्यू 4 है। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलते तो फिफ्थ लेवल होता है। से कहाँ जा रहा है ये? फोर्थ से कहाँ जा रहा है ये? सेकंड एनर्जी लेवल पे, सेकंड एनर्जी लेवल, तो इसको अपन N1 कह देते हैं, इसको N2 कह देते हैं। N2 की वैल्यू क्या आएगी? N2 की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो इधर एंगुलर मोमेंटम क्या कहेंगे? MVR इधर क्या लिखेंगे? N1 H अपॉन 2 पाई लिखेंगे कि नहीं? तो 4H अपॉन 2 पाई आएगा, आएगा। और इधर MVR दूसरे केस में क्या आएगा? N2H अपॉन 2 पाई, यही फॉर्मूला पढ़ाया था, तो हो जाएगा 2H अपॉन 2 पाई। तो चेंज कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा? माइनस का H अपॉन पाई या माइनस का 2H अपॉन 2 पाई, एक ही बात है। माइनस का H अपॉन पाई या माइनस का 2H अपॉन 2 पाई, यही आएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। एक क्वेश्चन और मैं एंगुलर मोमेंटम पे दे रहा हूँ, फिर अपन वेलोसिटी निकालना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे रेडियस का फॉर्मूला बनाया था, लास्ट में सब्सट्रैक्ट क्यों किया? कैसी बातें करते हो? चेंज कैसे निकालते हो किसी चीज में? हाउ डू यू फाइंड आउट चेंज? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं या नहीं करते? हाँ भाई गीत, क्या डाउट है? जल्दी बताओ, सवाल कराने हैं और आगे टॉपिक पढ़ाना है और फिर तुमको होमवर्क देना है। बिल्कुल निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एमवीआर का यूज करके निकालेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? उसी से निकालेंगे। अभी तो ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है? एनर्जी लेवल, गीत बेटा एक काम करना, तुम थोड़ा ना रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना और ये टेबल देख लेना। एक्साइटेड स्टेट और शेल नंबर में क्या रिलेशन है वो यहाँ से पता चलेगा। एक्साइटेड स्टेट जब बोला जाएगा तो जो एक्साइटेड स्टेट है उसका +1 कर दोगे तो तुमको शेल नंबर या एनर्जी लेवल मिल जाएगा। ठीक है, पाई कैसे आया बेटा? कैसी बातें करो तुम लोग, रिवाइज नहीं कर रहे हो नोट्स? ये NH अपॉन 2 पाई, ये लिखवाया तो था तुमको पोस्टुलेट्स में मैंने, एंगुलर मोमेंटम इज NH अपॉन 2 पाई। एक बार अब पिछला लेक्चर रिवाइज करना सब लोग, है ना? जिन जिन को डाउट आ रहा है वो पिछला लेक्चर रिवाइज करना, नहीं तो तुम बहुत गड़बड़ करोगे आगे के लेक्चर्स में। चलो अभी सवाल करो, अगला सवाल, इसको करने के बाद अगला सवाल होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो बेटा पढ़ाई से ही आता है ना, कॉन्फिडेंस पढ़ाई से आता है। जैसे ये बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जाम में, तो बेटा एग्जाम में कॉन्फिडेंस उसी को आता है जो बहुत मेहनत करके जाता है, बिना मेहनत के कॉन्फिडेंस नहीं आता। 2 पाई माइनस 2 पाई नहीं किया है बेटा। ये क्या है? 2H अपॉन 2 पाई, ये क्या है? 4H अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया 2H अपॉन पाई माइनस H अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा माइनस, मतलब उल्टा हो जाएगा, H अपॉन पाई माइनस 2H अपॉन पाई। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस H अपॉन पाई आ जाएगा, इसको कर लेना। लिखो सवाल। मूड खराब नहीं हो यार बच्चे, थोड़ा जब रिवाइज नहीं करते ना, जो चीज समझाई होती है उसको रिवाइज नहीं करते तो थोड़ा दुख होता है।
ज्यादा दुख होता है। लिखो लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट, लिखो लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है, फॉर्मूला लिखवाया है बेटा, पोस्टलेट में फॉर्मूला लिखवाया है, NH अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसमें n जो होता है वो शेल नंबर होता है, पिछली क्लास का आखिरी में लिखवाया था। ठीक है, लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अब इधर ध्यान से सुनना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूं, ठीक है, थर्ड स्टेट नहीं लिख रहा हूं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+, बताओ रेशियो कितना आएगा। इसलिए सवाल करवाना जरूरी था ना, क्योंकि मोमेंटम पे सवाल नहीं कराए थे, है तो सिंपल, लेकिन फिर तुम यही गड़बड़ करते, सवाल नहीं कराता मैं तो, फिर याद ही नहीं रहता मोमेंटम क्या है। क्या आएगा रेशियो, और गड़बड़ मत करना इस बार, नहीं तो बहुत पिटाई लगाऊंगा जिस भी दिन मिलोगे तुम मेरे को। मतलब तुम्हारी क्लास के लिए मैं पहले से प्रिपरेशन करता हूँ, तुम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हो क्लास के लिए, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, कौस्तुभ, आंचल, श्रेय, तरुण, उसके पहले ही बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया था पर, बट मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि सारे आंसर्स ऊपर स्क्रॉल कर गए जल्दी से। ठीक है, कुमोद, शक्ति, पीयूष, रेशा, आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों सिर्फ NH अपॉन 2 पाई निकाल के बताओ, वैल्यू निकाल लो, एक बार निकाल लोगे वैल्यूज तो आ जाएगी सारे आंसर्स। लिखा करो सही से, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब बताओ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या, 4, ये आना चाहिए। ठीक है, शेल नंबर 4 है, इसके लिए बेरिलियम 3+ के लिए, तो इसका MVR कितना आएगा, MVR बेरिलियम 3+ का कितना आएगा, 4H अपॉन 2 पाई आता है NH अपॉन 2 पाई से, ये समझ आता है, ये समझ आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस अब ऐसे ही इसके लिए लिख लो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 3, किसके लिए, लिथियम 2+ के लिए, तो इसका एंगुलर मोमेंटम MVR फॉर लिथियम 2+ कितना आएगा, कितना आएगा, 3H अपॉन 2 पाई आएगा, 3H अपॉन 2 पाई। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। किस किस का रेशो निकालना था, किस किस का रेशो निकालना था, बेरिलियम अपॉन लिथियम निकालना था ना, बेरिलियम अपॉन लिथियम निकालना था, बस तो वैल्यू निकाल दो बस, और क्या, 1/2 is MVR of beryllium 3+ upon MVR of lithium 2+ is equals to 4H upon 2 pi divided by 3H upon 2 pi। अब इससे आसान सवाल कहाँ मिलेंगे तुमको, ये H से H कट गया, ये 2 pi से 2 pi कट जाएगा, और रेशो आ जाएगा 4/3। आएगा या नहीं आएगा, अब नहीं मत बोलना, नहीं तो पिटोगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम इज MVR विच इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, बस इतना याद रखना है, n निकालना आना चाहिए, उसके बाद सब आएगा। चलो वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें, हमने जैसे रेडियस निकाला था ऐसी उन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। हाँ थोड़े फॉर्मूलेस हैं, ज्यादा नहीं है, बट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, लिख लिया सबने, लिख लिया, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट।
कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो बोर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं उसका कैलकुलेशन है। कल बेटा तुम बहुत स्लो, अभी नहीं करूंगा मैं, तुम हर बार यही कहते हो ऊपर स्क्रॉल करो, जब मैं पूछता हूँ तब क्यों नहीं कहते हो? अभी तुम लिखो इधर, उसको तुम बाद में लिख लेना। तो अब हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, फ्रॉम बोर्स postulates, from Bohr's postulates mvr is equals to n into h upon 2 pi, ये पता है। अब इसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालनी है। अब इसको ध्यान से सुन लो, इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे। वेलोसिटी निकालनी है तो m और r को उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है, m और r को उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है। मोहित बेटा मैं टाइम दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा आपको लिखने का, ठीक है। अभी आप इसको सुन लो, मैं टाइम दे दूंगा। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई आपकी n इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू 1/m/r। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो इधर n कांस्टेंट, सॉरी h कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस तो हमको पता नहीं होता ना डायरेक्टली, रेडियस तो निकालना पड़ता है। भाई आपको शेल और एटम दे दिया हो तो n और z डाल देते हो, लेकिन रेडियस तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, रेडियस का भी फॉर्मूला लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने रेडियस का फॉर्मूला लिखा था, देखो थोड़े देर पहले ये रेडियस का एक फॉर्मूला लिखा था हमने, ये वाला लिखा था। इसको उठा के वहां कॉपी कर लेते हैं, तो इसको वहां पे कॉपी कर लें। ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया, सिंस। तो अब उठा के क्या करो, ये आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो आर की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो v इज इक्वल्स टू देखो n इंटू एच अपॉन 2 पाई और m, और ये r की जगह 1/r रखना है ना, तो इसको पूरा उल्टा रख देते हैं। तो तुम्हारे पास आ गया 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर k इंटू जेड अपॉन एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इसमें देखो h से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये n से इसका स्क्वायर कट जाएगा। देख लो, मैं टाइम दे दूंगा, लिखने का टाइम दूंगा, देख लो, अभी सेटिस्फाई हो जाओ, पहले समझ लो उसके बाद। तो यहाँ आप सारे कॉन्स्टेंट्स अलग कर लेते हैं। अच्छा पाई को भी काट देते हैं, रुको, ये पाई से ये पाई कट गया, ये 2 से ये 2 हो गया, है ना। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो नहीं कट रहा, m कट रहा है, हाँ यार m कट रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, m से m भी कट जाएगा। तो ये m से m कट गया, अब तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब अपने पास आ गया, वैल्यू आ गई अपने पास 2 पाई ई स्क्वेयर के अपॉन एच, जेड भी था ना यार कहीं, हाँ जेड और एन अलग कर लेते हैं। तो ये आ गया जेड अपॉन एन, आ गया। सारे कॉन्स्टेंट्स अलग कर लिए अपन ने, देखो 2 पाई ई के और एच, ये सारे कॉन्स्टेंट्स इनको अलग कर लिया। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, इनकी वैल्यू रख के फिर से फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ
constants, we get v is equals to 2.18 into 10 to the power 6 into z by n meters per second। ये अपने को मिल जाती है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू जेड बाय एन, फिर v नॉट इज इक्वल्स टू 2.18। ये वैल्यूज थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी बच्चों अपने को। v नॉट इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। आ गया? तो अपने पास अब सिर्फ दो ही वेरिएबल बचते हैं, z और n। अपन जो भी फॉर्मूले बनाएंगे उसमें दो ही वेरिएबल बचेंगे, z और n, यानी कि एटम कौन सा ये पता हो और उसके किस शेल के लिए पता करना है ये पता हो, तो अपना आंसर आ जाएगा। m बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m वाज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप डेरिवेशन की शुरुआत देखोगे तो वहां m वाज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं ऊपर इसको स्क्रॉल कर देता हूं, शुरू से लिख लो तुम। लो यहां से लिख लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा बाद में। राइट इट डाउन, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। हाँ बेटा, ये बोर के ही कैलकुलेशन है सारे। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन बोर ने किए थे। बोर ने एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बोर ने सारे कैलकुलेशन किए थे। दैट इज ऑल दैट बोर डिड। हाँ ही वाज गुड। जल्दी लिख लो, अभी तो टाइम दे रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, आर को आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड करोगे तो भी आ जाएगा, यही पहुंचोगे। अभी तो मैंने तुमको सारे वेरिएबल्स में करके बता दिया। आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड करोगे तो भी यही आएगा। विल गेट टू दिस ओनली। विभव बेटा वो आएंगे कि वैलेंसी क्यों होती है वो सब, वो 20 चैप्टर में भी नहीं आएगा, वो आएगा बॉन्डिंग में, कि आयरन की वैलेंसी 2 और 3 क्यों होती है, पीरियडिक में भी आएगा। अरे बहुत आसानी से याद रहेंगे, गर्व यार, कैसी बातें करते हो। इतने भी ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है, बहुत आसानी से याद रहते हैं। अरे बेटा, इसको वी नॉट कह दिया, इसको कांस्टेंट है तो इसको वी नॉट रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। वी नॉट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। ये 2 पाई ई के और एच की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा। इन सब की वैल्यूज उठा के रख देना, कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा, है ना। और ये फॉर्मूले इतने नहीं है, वो तुमको लग रहा है ये इतने सिंपल सवाल मतलब इतने सवाल करोगे फॉर्मूले ऐसे ही रट जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। डेरिवेशन याद रखो तो अच्छी बात है, उसमें डेरिवेशन में ज्यादा कुछ याद रखने का भी नहीं है, मतलब पहला स्टेप पता है तो फिर सब हो जाता है। विभव, अब अगली बार तुमने रैंडम डाउट पूछा तो मैं तुम्हें क्लास के बाहर कर दूंगा। ये आखिरी रैंडम डाउट का जवाब दे रहा हूँ। बोर को बोर बरी नहीं कहते हैं, बोर बरी रूल इज समथिंग एल्स, वो आगे आएगा। सब पढ़ाऊंगा, टाइम पेशेंस तो रखो यार, कैसी बातें करते हो। लिख लिया सबने? अभी जो लिखना है वो लिखो। लिखा? तो फिर अपन क्वेश्चन करें। ठीक है। अरे सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल, आराम से सवाल बनते हैं। देखो इसका एक चीज और बता देता हूँ, वी नॉट अपॉन सी का रेशियो पता है क्या आएगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वी नॉट अपॉन सी? अरे कोई नहीं, थक गए, बकवास नहीं करना, कुछ किया नहीं आज तुम लोगों ने। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ सी बाय वी नॉट। ये रेशियो निकलवा इसलिए रहा हूँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। सी पता है ना क्या होता है? सी क्या होती है?
स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल बिल्कुल। कितना आएगा, कितना आएगा, वैल्यू निकालो कितनी आएगी। हाँ तो वैल्यू पुट इन करो, सारी वैल्यूज कितनी आती हैं। C by V naught is 3 into 10 to the power 8 upon 2.18 into 10 to the power 6, or it can be written as 300 upon 2.18, which comes out to be 137.6 by 1. या हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि C by V naught is approximately 137 upon 1. वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो V naught से 137 टाइम्स फास्ट ज्यादा है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने तुमको करवा दिया है। लिख लिया सबने, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, कैलकुलेट calculate the ratio of velocity calculate the ratio of velocity of electrons in first orbit of hydrogen to calculate the ratio of velocity of electron first orbit of hydrogen to the velocity of electron in fourth orbit of helium plus, fourth orbit of helium plus क्या आएगा आंसर। वन बाय टू या टू बाय वन, वन बाय टू या टू बाय वन। टू बाय वन आएगा या नहीं आएगा, टू बाय वन आएगा। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, और यहां पर n की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2, राइट। वैल्यू पुट इन कर दो, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। V1 of hydrogen upon V4 of helium plus is V0 upon V0 by 2, that is 2:1। आया आंसर। सिंपल ही है बच्चों, सिर्फ z और n निकाल लोगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, z और n निकाल लोगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। एक थोड़ा सा अच्छा सवाल देता हूं इससे, थोड़ा सा अच्छा सवाल इससे, लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। इफ इन some orbit of beryllium 3 plus, if in some orbit of beryllium 3 plus
the speed of electron is found to be the speed of electron is found to be 1/137 of the speed of light. 1/137 of the speed of light. स्पीड हमारे लिए स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, मान लो, ठीक है। वेलोसिटी लिख लो, स्पीड लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। फिजिक्स वाला काम नहीं चल करना है यहाँ पे अपने को, स्केलर वेक्टर वाला डिफरेंस याद नहीं रखेंगे। लिखो स्पीड ऑफ लाइट, देन आइडेंटिफाई the shell number of the electron. Then identify the shell number of the electron. जल्दबाजी में गड़बड़ मत करो बच्चों। तुम अगर सामने क्लास में होते ना, तो ऐसे वो हरी संटी होती है ना, ऐसे एक स्टिक लेके आता, ये देखो, इससे तुम्हारी पिटाई होती लिटरली गलत आंसर देने पे। इस सवाल में तो गलत आंसर नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे कैसे नहीं आते बेटा, सब आते तुम। जल्दी जल्दी जवाब दो सही, इतने सवाल का जवाब गलत नहीं चाहिए, सब बता दिए सवाल का। 1/137 भी करवा दिया मैंने। 4 आना चाहिए बच्चों आंसर, ठीक है। तो मैं क्या बोला हुआ है, v इज इक्वल्स टू 137 इंटू सी, यही बोला था, यही बोला है। और इसका फॉर्मूला क्या है, वी नॉट इंटू जेड बाई एन फॉर्मूला है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, वी नॉट की वैल्यू 1/137 इंटू सी बाय वी नॉट इज इक्वल्स टू जेड क्या है, जेड क्या है, बेरिलियम 3+ के लिए 4, फॉर बेरिलियम 3+, जेड इज 4। तो अपन ने क्या किया, देखो वी नॉट को इधर ले आए और जेड को रख दिया 4, तो अपने को मिल गया इज इक्वल्स टू 4/n। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये अभी कैलकुलेट करके बताई थी, रेशियो कितना आएगा, 137 आएगा। तो ये आ गया 1/137 इंटू 137 इज इक्वल्स टू 4/n, या फिर n इज इक्वल्स टू 4। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ सबको? चलो, दिस वाज अबाउट फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और अपने को निकालना है। ये नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ये बच्चों सिंपल ही है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए। बहुत आसान सवाल हैं, इनमें दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं एक आध असाइनमेंट भेज दूंगा आपको। मंडे से टाइम इंक्रीज कहाँ हुआ है बच्चों, 1 घंटे 20 मिनट का ही तो लेक्चर है। तुमको ब्रेक बड़े बड़े दे दिए, 20-20 मिनट के लेक्चर दे दिए हैं तुमको। ठीक है, यू आर गिवन 20-20 मिनट्स ब्रेक। वो इसलिए दिया है कि क्योंकि तुम लोग कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम रहता है, तो थोड़ा बीच में ब्रेक मिलेगा 20 मिनट, तो उसमें तुम लोग थोड़ा सा आराम से अपनी आइज को रेस्ट दे सकते हो, मेंटली भी रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ा दिए हैं तुम्हारे वीक में, 3 की जगह 4 हो गए हैं। ऑल राइट, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैव इंक्रीज्ड। योर टाइम लिमिट ऑफ ईच लेक्चर इज स्टिल 1 hour 20 minutes, ओके। तो तुमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पे रोक दें या और पढ़ा लूं थोड़ा सा?
अच्छा ठीक है, आज की क्लास एक काम करते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं।